ये सब शुरू होता है बरसात की एक बेहद ठंडी और खौफनाक रात में। उस रात मौसम काफी खराब था। हाँ, बहुत खराब। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना सा मकान था जहां आरव नाम का एक व्यक्ति अकेला रहता था। गांव वालों के बीच उस मकान को लेकर पहले से ही कई तरह की अजीब बातें मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां पहले एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। सही कहा, जो अचानक ही एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद से वो घर सालों तक खाली पड़ा रहा, जब तक कि आरव वहां रहने नहीं आया। और फिर वो रात आई। हाँ, उस रात बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और तभी घड़ी ने जैसे ही ठीक रात के 12 बजाए, आरव के मुख्य दरवाजे पर 3 बहुत ही धीमी और स्पष्ट दस्तकें हुईं। ठक ठक ठक। जाहिर सी बात है, इतनी रात गए और ऐसी भारी बारिश में कोई दरवाजे पर क्यों आएगा? आरव ने घबराते हुए खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये कि जो साक्ष्य या दस्तावेज में दर्ज हैं वो सामान्य तर्क और भौतिक विज्ञान दोनों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। बाहर कोई इंसान नहीं था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बिल्कुल साफ दिख रहे थे। और वो निशान? हाँ, सबसे अजीब बात ये थी कि वे पैरों के निशान दरवाजे की तरफ आते हुए नहीं दिख रहे थे, बल्कि दरवाजे से दूर जाते हुए दिख रहे थे। बाप रे! सामान्य स्थिति में अगर कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसके कदमों के निशान दरवाजे की तरफ आने चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे से दूर जा रहा हो, फिर भी दस्तक दरवाजे पर ही हो रही थी। ये दूरी और आवाज का एक बहुत ही भ्रामक खेल था, और इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। बिल्कुल। आरव अभी उन उल्टे पैरों के निशानों को देखकर घबरा ही रहा था कि तभी फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार वह आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि उसी खिड़की के कांच पर हुई जहां से वो झांक रहा था। ठक ठक ठक, एकदम उसके सामने। हाँ। जैसे उसने धीरे से पर्दा हटाया, उसका खून जम गया। खिड़की के ठीक बाहर एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे घने काले बाल उसके पूरे चेहरे पर लटक रहे थे। चेहरा नहीं दिख रहा था। नहीं, लेकिन उसकी गर्दन एक बहुत ही अजीब अमानवीय तरीके से एक तरफ टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे जोर से मरोड़ दिया हो। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। और तभी माहौल पूरी तरह बदल गया। हाँ, उसे महसूस हुआ कि कमरे की ठंडी हवा अचानक रुक गई है और उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत जो 1 सेकंड पहले खिड़की के बाहर थी, अब उसके ठीक पीछे कमरे के अंदर खड़ी थी। और तब उस औरत ने जो कहा वो बहुत डरावना था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं तो अंदर ही रहती हूँ। ये एक ऐसा क्षण है जो बाहरी खतरे की हमारी पूरी मनोवैज्ञानिक अवधारणा को ही पलट कर रख देता है। कैसे? देखिए, बचपन से सिखाया जाता है कि खतरे हमेशा बाहर की दुनिया से आते हैं और हमारा घर एक ढाल की तरह हमें बचाता है। लेकिन यहाँ उस औरत का ये कहना कि मैं तो अंदर ही रहती हूँ, ये साबित करता है कि खतरा कभी बाहर था ही नहीं। ओह, मतलब वो पहले से ही अंदर था। बिल्कुल। आरव जिस दरवाजे को बंद करके खुद को सुरक्षित मान रहा था, असल में वो उसी खतरे के साथ खुद को एक ही पिंजरे में कैद कर चुका था। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, और ये बात अगली सुबह की घटना से और भी पुख्ता हो जाती है। जब गांव वालों ने दरवाजा खुला पाया। हाँ, जब सुबह बारिश रुकी और गांव वालों ने देखा तो घर का मुख्य दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर सामान बिल्कुल अपनी जगह पर था, किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं था, लेकिन आरव वहां नहीं था। आरव गायब था। उसकी जगह बैठक की दीवार पर खून से एक बहुत ही भयानक संदेश लिखा हुआ था, अब ये घर मेरा नहीं, हमारा है। इस एक वाक्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी उस घर में था वो सिर्फ एक प्रेत नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों को अपने अस्तित्व में समाहित कर रही थी। हमारा है का मतलब है कि आरव अब मरकर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो उस घर की चेतना का हिस्सा बन चुका था। और यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। जहाँ डर होता है वहाँ इंसान अक्सर पीछे हट जाता है, लेकिन आरव का एक करीबी दोस्त था, विवान। वो सच जानना चाहता था। हाँ, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया कि उसका दोस्त बस यूं ही हवा में गायब हो गया। घटना के ठीक 3 दिन बाद, जब रात में फिर से वही मनहूस बारिश शुरू हो चुकी थी, विवान ने उस घर में जाने का फैसला किया। और वो ठीक रात के 11:57 पर अंदर गया। सही कहा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, दस्तावेज बताते हैं कि घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। घर का तापमान बाहर की सर्दी से भी ज्यादा जमा देने वाला था। विवान को ऐसा महसूस हुआ जैसे घर की दीवारें सचमुच सांस ले रही हों। लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था, ऐसे जैसे कोई बड़ा जानवर अपने शिकार के इंतजार में करवटें ले रहा हो। दीवारों का सांस लेना
और घर का एक जीवित प्राणी की तरह बर्ताव करना, ये दर्शाता था कि वो जगह अब ईंट और पत्थर का निर्जीव ढांचा नहीं रह गई थी। वो किसी तरह के जैविक जीव में तब्दील हो चुकी थी, जो अपने अंदर आने वालों को महसूस कर सकती थी। और इसीलिए जो आगे हुआ वो इतना भयानक था। सन्नाटे को चीरते हुए वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार ये आवाज किसी बाहर के दरवाजे से नहीं आ रही थी, ऊपरी मंजिल से आ रही थी। हाँ। विवान हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि सभी कमरों के दरवाजे बंद थे, सिवाय एकदम आखिरी कमरे के। उस दरार से जब उसने अंदर झांका तो उसे आरव दिखाई दिया। वो कमरे के बीच में खड़ा था। बिल्कुल, वो पूरी तरह से बारिश के पानी में भीगा हुआ था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खाली थीं। विवान ने घबराकर पूछा, आरव, तुम यहां हो? तब आरव ने अपनी गर्दन उठाई और उसकी गर्दन भी बिल्कुल उसी औरत की तरह अजीब तरीके से टेढ़ी हो चुकी थी। जब उसने जवाब दिया तो वो आरव की सामान्य आवाज नहीं थी। वो दो लोगों की आवाज थी। हाँ, एक आदमी की और एक औरत की, जो आपस में गूंज रही थी। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। और जैसे ही आरव ने वो वाक्य बोला, उस घर ने अपनी असली प्रकृति दिखानी शुरू कर दी। विवान की टॉर्च बुझ गई, अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। विवान पीछे मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन वास्तविकता का पूरा ढांचा ही बदल चुका था। वो सीढ़ियां जिनसे वो अभी अभी चढ़ के आया था, वो वहां थी ही नहीं। उनकी जगह अब एक बहुत ही लंबा अंधकार में गलियारा था। और उस गलियारे के एकदम आखिर में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, जिसके पीछे दर्जनों काले साए मंडरा रहे थे। ये घर अब सिर्फ भूतों के रहने की जगह नहीं था। ये घर एक शिकारी बन चुका था। शिकारी? हाँ, जिस तरह प्रकृति में कुछ मांसाहारी पौधे अपने शिकार को लुभाने के लिए भ्रम पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही ये घर लोगों को फंसाने के लिए दरवाजों, सीढ़ियों और आवाजों का मायाजाल बुन रहा था। वह शिकार को भ्रमित करके निगल रहा था। और अगले सुबह जो सबूत मिला, उसने इस बात को पुख्ता कर दिया। गांव वालों ने उस घर के बाहर गीले पैरों के 2 जोड़ी निशान देखे, लेकिन इस बार ये निशान घर के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं। विवान भी अब उस घर की भूख का हिस्सा बन चुका था। विवान के गायब होने के बाद तो जैसे उस घर की भूख और भी बढ़ गई। घर के अंदर से अब पूरी रात रोने की और चीखने की भयानक आवाजें आने लगी। औरतों की, मर्दों की और बच्चों की भी। हाँ, पूरे गांव में ऐसा खौफ फैल गया कि लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने में कांपते थे। तब गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवदत्त ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने वो इतिहास बताया जो पीढ़ियों से छुपा था। सही कहा। उन्होंने कहा, ये घर खाली नहीं है, ये घर भूखा है। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस बूढ़ी औरत ने कुछ बुरी शक्तियों को रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। और अपने ही परिवार को घर में बंद कर दिया था। हाँ, ताकि शक्तियां बाहर ना जा सकें। लेकिन वो तांत्रिक अनुष्ठान भयानक रूप से गलत हो गया। अनुष्ठान गलत होने का परिणाम ये हुआ कि वे शक्तियां उस घर की संरचना में ही समा गईं। जब किसी सीमित जगह पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा को बांधने की कोशिश की जाती है और नियंत्रण छूट जाता है, तो वह ऊर्जा दीवारों, फर्श और छत को ही अपना शरीर बना लेती है। ओह, तो वो बूढ़ी औरत अपनी ही गलती का शिकार हो गई। बिल्कुल, और वो घर एक हमेशा भूखी रहने वाली इकाई में बदल गया। ये सब जानने के बाद पंडित शिवदत्त ने इस श्राप को खत्म करने की ठानी। वो कुछ हिम्मत वाले ग्रामीणों को लेकर हाथ में पवित्र गंगा जल, शक्तिशाली मंत्रों की किताब और एक पुरानी घंटी लेकर उस घर में घुसे। एक निष्कासन का प्रयास। हाँ, जैसे ही शिवदत्त ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और घंटी बजाई, घर ने तुरंत पलटवार किया। अचानक चारों तरफ से ठक 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 की आवाजें आने लगीं। और वो दस्तक हर जगह से आ रही थी। हर दीवार के अंदर से, फर्श के नीचे से और छत के ऊपर से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर ही उन्हें पीट रहा हो। और फिर दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों के अंदर से भयानक काले रंग के हाथ बाहर निकलने लगे। और उन हाथों के बीच से आरव और विवान बाहर आए। उनकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। उन दोनों ने एक साथ उसी गूंजती हुई खौफनाक आवाज में कहा, हमने दरवाजा खोल दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। पंडित शिवदत्त और गांव वाले अब तक ये सोच रहे थे कि वो किसी बाहरी शैतानी शक्ति को घर के अंदर आने से रोक रहे हैं। लेकिन असलियत एकदम उलट थी। बिल्कुल, असली मुद्दा ये था कि जो बुराई सालों से उन दीवारों के अंदर कैद थी, वो अब बाहर जाना चाहती थी।
और आरब तथा विवान ने उस बुराई के लिए वही रास्ता खोल दिया था। रात के ठीक 12 बजे उस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप झटके से खुल गए। अंदर से एक एक करके अनगिनत साए बाहर निकलने लगे, जो पूरे गांव की तरफ बढ़ रहे थे। और सबसे आखिर में वो औरत बाहर आई। हाँ, वो सफेद साड़ी वाली औरत मुख्य दरवाजे पर आकर रुकी। उसने पंडित शिवदत्त की आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोली, अब ये गांव हमारा है। और अगली सुबह जो हुआ वो एक भौगोलिक विसंगति थी। बिल्कुल, जब सूरज निकला तो वो पुराना मकान वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था। जहां कल तक वो ढांचा खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक खाली जमीन पड़ी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। नहीं, उस सुबह गांव के हर एक घर के दरवाजे पर गीले पैरों के निशान मौजूद थे। ये उस संक्रमण का सबसे भयावह रूप है। बुराई अब सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं थी, वो पूरे समुदाय में फैल चुकी थी। उस घर का गायब हो जाना ये दर्शाता है कि वो शक्ति अब बंदी हुई नहीं थी, वो पूरे गांव के हर घर की नींव में प्रवेश कर चुकी थी। और इसके बाद जो शुरू हुआ वो मनोवैज्ञानिक आतंक की चरम सीमा थी। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। उस रात से हर घर में ठीक 12 बजे एक साथ ठक 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 की आवाज आने लगी। गांव वालों ने फैसला किया कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। हाँ, 11:59 पर पूरे गांव में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो बहुत डरावना था। और जैसे ही 12 बजे पूरे गांव के हर एक घर में एक साथ जोरदार दस्तक हुई। लेकिन किसी ने कुंडी नहीं खोली। किसी ने नहीं खोली। उन्हें लगा कि शायद वे बच गए हैं। लेकिन तभी हर घर के अंदर से एक आवाज गूंजी, हम बाहर नहीं हैं, हम अंदर हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। गांव वालों ने दरवाजे तो बंद कर लिए थे, लेकिन भौतिक दरवाजे सिर्फ बाहरी खतरों से बचा सकते हैं। सही बात है। जब वो अदृश्य संक्रमण पहले से ही घर के अंदर प्रवेश कर चुका हो, दीवारों में समा चुका हो, तो उन बंद दरवाजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वे दरवाजे अब सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि उनके ही कैद खाने की दीवारें बन गए थे। और यही कारण है कि जो नजारा इसके बाद देखने को मिला वो बहुत भयानक था। अचानक हर घर की अंदरूनी दीवारों पर नमी फैलने लगी, सीलन जैसे धब्बे उभरने लगे, और देखते ही देखते उस नमी ने मानवीय चेहरों का आकार लेना शुरू कर दिया। दीवारों पर चेहरे बन गए, रोते हुए, हंसते हुए और गुस्से से भरे चेहरे। और फिर एक झटके में उन सभी चेहरों की आंखें एक साथ खुल गईं। घर की दीवारें अब गांव वालों को ही घोर रही थीं। और इस माया जाल को पूरा करने के लिए उस शक्ति ने एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया। कबीर, जो सिर्फ 5 साल का था। रात के उसी पहर में कबीर अचानक नींद में उठा और चलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सीधे अपने घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसकी माँ चिल्लाई, कबीर रुक जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बाहर से कोई दस्तक नहीं हो रही थी, कोई दबाव नहीं था। फिर भी कबीर ने कुंडी पकड़ ली और वो अपने आप घूम गई। दरवाजा खुल गया। ये इस बात का प्रमाण है कि बुराई ने बल का प्रयोग नहीं किया, उसने मासूमियत का इस्तेमाल किया। दरवाजा अंदर से खोला गया था। किसी बाहरी हमले की जरूरत नहीं थी, बस अंदर से किसी एक के कमजोर पड़ने की जरूरत थी। कबीर का कुंडी खोलना उस गांव के विनाश का आमंत्रण था। और दरवाजा खोलते ही बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। बाहर कोई गांव नहीं था, बस एक अंतहीन अंधेरा था। अगली ही पल पूरा का पूरा गांव वहां से गायब हो चुका था। सब कुछ मिट चुका था। उस सूनी जगह पर अब सिर्फ एक ही चीज खड़ी थी, वही पुराना मकान। कबीर ने पलटकर देखा तो वो उसी पुराने मकान के अंदर था। वहां सैकड़ों काले साए थे, आरफ, विवान और सफेद साड़ी वाली औरत। और उस औरत ने कबीर से कहा, दरवाजा खोलने के लिए धन्यवाद। ये उस तांत्रिक अनुष्ठान के दुष्चक्र का पूरा होना था। उस घर ने, जो अब एक विशाल परजीवी बन चुका था, अपनी भूख मिटाने के लिए एक पूरे गांव को निगल लिया था। वो सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि उसके अंदर रहने वाले हर एक इंसान को अपने अस्तित्व में मिला चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगली सुबह वो पुराना घर ठीक उसी पुरानी जगह पर वापस आ गया, जहां वो सबसे पहली बार था। और एक नया परिवार वहां रहने आ गया। हाँ, आजकल घरों के दाम इतने आसमान छू रहे हैं कि लोग इतिहास जाने बिना किसी भी हाली घर में रहने को तैयार हो जाते हैं। उस नए परिवार को कुछ भी अंदाजा नहीं था। बस दरवाजे पर नमी थी। हाँ, और बाहर मिट्टी पर एक छोटे बच्चे के गीले पैरों के निशान थे, जो साफ तौर पर घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। यह प्रमाण था कि वो शिकारी घर फिर से अपना जाल बिछा चुका था। यह दृश्य दर्शाता है कि बुराई नष्ट नहीं हुई है, वो बस अगली भूख का इंतजार कर रही है। ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर इस पूरी चर्चा का सारांश निकाला जाए
तो हमने देखा कि कैसे सालों पहले की गई एक अनुष्ठानिक गलती ने एक निर्जीव घर को एक जीवित भूखे जाल में तब्दील कर दिया। उस घर ने जिज्ञासा और डर का फायदा उठाया। पहले आरव, फिर विवान और अंत में एक छोटे बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करके एक पूरे गांव को मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, ये उस अदृश्य खतरे की कहानी है जो सबसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थानों के अंदर मौजूद हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो दीवारें हमें सुरक्षा का एहसास कराती हैं, वो असल में कितनी खोखली हो सकती हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहती हूँ जो सीधे तौर पर दस्तावेजों में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे विश्लेषण पर आधारित है। वो क्या है? जरा सोचने वाली बात है। अगर ये घर अपनी जगह बदल सकता है, एक पूरे गांव को निगलकर फिर से पुरानी जगह पर आ सकता है, तो क्या ये संभव है कि ये कोई भौतिक इमारत है ही नहीं, एक परजीवी आयाम? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि ये घर असल में एक परजीवी दुनिया बन चुका है जो हमारे संसार में अलग अलग जगहों से जुड़ सकता है? और अगर ऐसा है तो कोई भी अगर ये सुनेगा तो सोचेगा कि दुनिया में जहां कहीं भी अगर रात के 12 बजे बारिश के बीच किसी बंद दरवाजे पर रहस्यमयी तरीके से 3 बार दस्तक होती है, ठक ठक ठक, तो क्या वो महज कोई इत्तेफाक है या फिर क्या वो यही भूखा घर है जो किसी अनजान शहर में अपनी अगली भूख मिटाने के लिए प्रकट हो गया है? इस सवाल का जवाब शायद इंसान कभी ना जानना चाहे। इस डरावने विचार के साथ हम आज की यह गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें और बंद दरवाजों के पीछे से आने वाली आवाजों को कभी नजरअंदाज ना करें।